हाल ही में एक और कोरियाई फिल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक रात देर से घर लौटते हुए एक महिला ने एक चौराहे पर एक काली कार को फंसा हुआ पाया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हताश होकर उसने किसी को अपनी कार हटाने के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद एक महिला रूखेपन से नीचे आई और शिकायत करने लगी कि इतनी रात को उसे परेशान किया जा रहा है। हान जी योन अवाक रह गई, साफ तौर पर दूसरों को परेशान कर रही थी। महिला ने अनिच्छा से अपनी कार हटाई, यह सोचकर कि मामला खत्म हो गया है। महिला को उसमें से शराब की गंध आई। हान जी योन हक्की बक्की रह गई, अपनी कार में बैठी, अवाक। सौभाग्य से महिला ने उसे रिपोर्ट नहीं की और गालियां देते हुए चली गई। अगले दिन हान जी योन काम पर आई और अपने सहकर्मियों को पिछली रात की घटना के बारे में बताया। उसके सहकर्मियों ने उसे सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि हाल ही में पार्किंग में एक हत्या हुई थी। लेकिन हान जी योन ने इस घटना को नजरअंदाज किया और उस रात 11 बजे तक ओवरटाइम काम किया। इस बार उसने पाया कि काली कार चौराहे को अवरुद्ध नहीं कर रही थी। उसने सोचा कि कल वाला रिमाइंडर काम कर गया होगा, लेकिन जब उसने कार का दरवाजा बंद किया और घर जाने वाली थी, तो उसने पड़ोस की महिला को फोन पर दूसरे पक्ष को चेतावनी देते हुए सुना कि उसे फिर से परेशान न किया जाए। हान जियान के घर लौटने के बाद वह थकी हुई थी और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक उसे मंत्री जिन का एक संदेश मिला, जिसमें उसे बाहर ड्रिंक पर चलने का न्योता दिया गया था। हान जियान ने उसे अनदेखा करने का नाटक किया और अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि रात में एक आदमी चुपचाप नीचे आ गया था। अगली सुबह हान जियान हमेशा की तरह कंपनी में आई और मंत्री जिन से टकरा गई। मंत्री जिन ने उससे पूछा कि उसने कल संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया। हान जियान केवल झूठ बोल सकी कि वह सो गई थी, लेकिन मंत्री जिन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा कि उसकी कार मरम्मत के लिए भेजी गई है और वह चाहती है कि वह काम से छुट्टी के बाद उसे गाड़ी दे दे। हान जियान अब मना करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रही थी, आखिरकार मान गई। हालांकि वह इस बात से बेहद घबरा गई थी कि निर्देशक काम से छुट्टी के बाद घर लौटने के बजाय उसे एक सुनसान उपनगरीय इलाके में ले गया। मौके का फायदा उठाकर उसने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। इससे हान जियान भड़क गया और उसने तुरंत उसे कार से बाहर निकाल दिया और भाग गया। इसी बीच पड़ोसी के घर की घंटी बजी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, हान जियान आधी रात को घर लौट आया, समय बर्बाद करके। उसने पाया कि काली कार ने एक बार फिर चौराहे को जाम कर दिया था। गुस्से में उसने तुरंत ड्राइवर को फोन करके उससे बात करने को कहा, लेकिन एक आदमी ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद वह आदमी नीचे भागा और पूछा कि इतनी देर रात भी वे कहीं और कार क्यों नहीं खड़ी कर सकते। हान जियान का धैर्य तुरंत जाग गया। उसने मांग की कि कार कहीं और खड़ी की जाए, क्योंकि वह उसकी अपनी पार्किंग थी। वह कहीं और क्यों पार्क करे। उस आदमी ने और कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा और कार को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन हान जियान, जो पार्किंग कर रहा था, ध्यान ही नहीं दिया कि उस आदमी के हाथ खून से सने हुए थे। फिर वह आदमी घर लौटा और अपने मोबाइल फोन पर एल्बम देखने लगा। जब उसने अपनी प्रेमिका की दूसरे आदमियों के साथ तस्वीर देखी, तो वह अचानक आग बबूला हो गया और अपनी प्रेमिका पर हथौड़ा चला दिया। अगले दिन जब हान जियान काम पर गया, तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मंत्री जिन का रवैया बहुत ठंडा हो गया था, जिससे वह थोड़ी देर के लिए थोड़ा घबरा गया। आखिरकार दूसरा पक्ष उसका नेता था, इसलिए वह घबराए हुए दिल के साथ घर लौटा और पाया कि काली कार ने इस बार चौराहे को अवरुद्ध नहीं किया था। उसने आखिरकार अपने लटके हुए दिल को छोड़ दिया। हालांकि जब उसने कार पार्क की और जाने ही वाला था, तो उस आदमी ने अचानक उसे फोन किया। उसने हान जियान से कल के लिए कुछ करने को कहा। तियान ने बेवजह माफी मांगी, लेकिन हान जियान को नहीं लगा कि वह गलत था और कहा कि उसे ही माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने बेतरतीब ढंग से पार्क नहीं किया होता, तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। इसके बाद वह बिना पीछे देखे यहाँ से चला गया, लेकिन हान जियान ने यह नहीं देखा कि उस आदमी की आंखें धीरे धीरे उग्र होती जा रही थीं। हान जियान के घर लौटने के बाद उसकी माँ ने उसे फोन किया और पूछा कि मध्य शरद उत्सव के लिए उसे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। जब माँ और बेटी बातें कर रही थीं, तो उसे अचानक पता चला कि वह आदमी गया ही नहीं है। इस घटना की वजह से हान जियान पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह उसे अपने बॉस का फोन आया, जिसमें उसे सप्ताहांत में कंपनी में ओवरटाइम काम करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब हान जियान योजना पर सावधानी पूर्वक पुनर्विचार कर रहा था, तो मंत्री जिन अचानक उसके पीछे प्रकट हुए, जिससे वह डर गया। मंत्री जिन ने उसे शाम को कंपनी में आने का निमंत्रण दिया। हान जियान ने बिना सोचे समझे मना कर दिया और मंत्री जिन को रात के खाने पर आने के लिए कहा।
काम से छुट्टी मिलने के बाद वह जल्दी से कंपनी से निकल गया। अप्रत्याशित रूप से बेशर्म मंत्री जिन ने उसे फिर से पार्किंग स्थल तक पीछा किया। दूसरे पक्ष की जिद का सामना करते हुए हान जियान ने इस बार उसका अपमान किया। उसने दरवाजा लात मारकर बंद कर दिया और चला गया। निराश आदमी गुस्से में था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि कोई उसे कुछ ही दूरी पर घूर रहा था। रात में हान जियान समुदाय में लौटा ही था कि उसने पाया कि मंत्री जिन ने उसका पीछा उसके घर के नीचे तक किया था। उसे कार गली में मोड़नी पड़ी। इस समय जू ताइजियू वहां पहुंचे। उन्होंने झूठ बोला कि वह हान जियान के पिता हैं और कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि वह उनकी बेटी का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह उससे बात करने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहते थे। वह आदमी बिना सोचे समझे मान गया और फिर दोनों दूर दराज के उपनगरों में आ गए। उस आदमी ने कहा कि अगर जियान उसके साथ रहने को तैयार हो जाए तो वह लौटते ही अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। उसे क्या पता था कि जू ताइजियू को उसके जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। उसने चुपचाप ट्रंक से एक रिंच निकाला। अगले दिन हान जियान कंपनी में आया और नेता को इस्तीफा देने की तैयारी कर रहा था। हालांकि कई दिनों के इंतजार के बाद भी मंत्री जिन काम पर नहीं आए। जब हान जियान को अजीब लगा, बॉस ने उसे कार्यालय में बुलाया और कहा कि मंत्री जिन गायब हो गए हैं और आखिरी व्यक्ति जिससे उन्होंने संपर्क किया था वह जियान था, इसलिए बॉस ने उसे निरीक्षण बंद करने के लिए कहा। इससे हान जियान को बहुत शिकायत हुई। जाहिर है वह पीड़ित था, इसलिए उसने घर पहुंचते ही अपना सामान पैक किया और आराम करने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बनाई। हालांकि जब वह जाने के लिए नीचे गया तो उसे एक काली कार मिली। चौराहा फिर से अवरुद्ध था। आदमी के खूंखार रूप को सोचकर उसने इस बार फोन नहीं किया। इसके बजाय उसने अंतराल से बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि क्योंकि काली कार दीवार के बहुत करीब थी, उसने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। वह केवल पड़ोसी चाची को फिर से फोन कर सका, लेकिन किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। क्योंकि उसे अपने रास्ते पर जल्दी करना था, हान जियान को चाची के घर की घंटी बजानी पड़ी। परिणाम स्वरूप 30 मिनट बीत जाने के बाद वह आदमी धीरे धीरे ऊपर से नीचे आया। इससे हान जियान बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने फिर से अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। उसे कार धीरे धीरे चलानी पड़ी, लेकिन वह नहीं जानता था कि और भी भयानक चीजें अभी बाकी थीं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप से गुजरते हुए हान जियान सीधे अंदर मुड़ा, लेकिन जब वह निकलने वाला था तो उसने जू ताइजियू को देखा, जो उसे एक उदास चेहरे के साथ घूर रहा था। हान जियान तुरंत डर गया और पेट्रोल स्टेशन से दूर चला गया। यह देखकर जू ताइजियू ने तुरंत उसका पीछा किया और फिर दोनों के बीच जीवन और मृत्यु की दौड़ शुरू हो गई। सौभाग्य से हान जियान ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और सड़क के दोराहे पर दूसरे पक्ष से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आपदा से बचने के बाद ठंडे पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि उसने सड़क पर बहुत समय बर्बाद किया था। जब वह पहुंचा तो पहले से ही अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने एक भयावह दृश्य देखा। उसकी माँ एक कुर्सी से बंधी हुई थी और हिल नहीं सकती थी। हान जियान दौड़कर गया और अपनी माँ के लिए रस्सी खोलना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय जू ताइजियू उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे सीधे बाहर फेंक दिया। यह पता चला कि जू ताइजियू ने अपनी कार पर एक लोकेटर स्थापित किया था, इसीलिए वह उसका यहाँ तक पीछा करता रहा। यह देखकर कि हान जियान की गला घोंटकर हत्या होने वाली थी, उसका छोटा भाई महत्वपूर्ण क्षण में वापस आ गया। उसने उस आदमी को बोतल से बेहोश कर दिया और फिर जल्दी से अपनी माँ और बहन के घावों की जांच की। लेकिन जब वह फिर से मुड़ा तो उसने पाया कि जमीन पर हत्यारा गायब था। फिर हान जियान ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जल्दी से उसकी कार पर ट्रैकर ढूंढ लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बुरे आदमी को नाराज कर दिया था, इसलिए उस दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान जियान कहाँ जाता है, उसका छोटा भाई हमेशा उसके साथ रहता था। हान, जो कार में बैठा था, जियान को कुछ गड़बड़ लगी। वह तुरंत जांच करने के लिए कार से बाहर निकला, लेकिन जू ताइजियू ने उसे वहीं बेहोश कर दिया। जब हान जियान को होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान पहाड़ पर ले जाया हुआ पाया। उसने रोते हुए दया की भीख मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जू ताइजियू ने दोनों भाई बहनों को जिंदा दफनाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, अचानक दूर से कोई आ गया। उस आदमी ने एक नज़र में हान जियान को ज़मीन पर पड़ा देखा और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
और वह भाग जाना चाहता था। झू ताइजियू ने देखा कि उसका अपराध उजागर हो गया है, इसलिए उसने एक मशाल उठाई और उस आदमी को मारने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। दो आदमियों की निजी लड़ाई के बीच की खाई का फायदा उठाते हुए हान जियान ने जल्दी से उस रस्सी को खोल दिया जिससे वह बंधा था, जमीन पर गिरा हुआ रिंच उठाया और मार डाला।